नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स की, चैप्टर नंबर 2। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काइनेमैटिक्स चैप्टर के अंदर हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मोशन होता क्या है। ठीक, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, और देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो मतलब ये माना जाता है अगर ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक टाइम और अपनी सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसका एग्जांपल है जैसे कि बॉय वॉकिंग ऑन रोड, ट्रेन रनिंग ऑन इट्स ट्रैक, वाटर रनिंग इन रिवर, इसी तरह से। और जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल हो गए मोशन के। ठीक है, अब उसके बाद हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक, तो ये बेसिकली एक फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, इसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो कुछ इस तरह से है। एक हो गई स्टैटिक्स, दूसरी हो गई काइनेमैटिक्स और तीसरी हो गई डायनामिक्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्टैटिक्स की। ठीक है, चलो अब इसको हम पढ़ते हैं। स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, मतलब ये तो नाम से ही समझ आ रहा है कि स्टैटिक्स है, तो मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होएगी। ठीक है, अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है वो तब भी रेस्ट हो सकती है जब उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हो पर वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। मतलब कि जब उस पर फोर्सेस लग रहे हैं कोई बॉडी पे तब भी वो रेस्ट पे हो सकती है अगर वो फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हो। तो अब स्टैटिक्स की अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कैसे होती है। Thus we can say that static is a branch of mechanics which deals with study of motion of objects under the effect of various forces acting in equilibrium। ठीक है, ये भी ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, इसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि जो टाइम फैक्टर है वो इसमें प्ले नहीं करता, मतलब इसमें कोई इसका रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स तो हो गया, तो उसके बाद आता है काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो उसको पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसको हम समझेंगे। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इन अकाउंट ऑफ फैक्टर विच कॉजेज मोशन। एयर टाइम फैक्टर्स प्लेस एसेंशियल रोल। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो हम मोशन को हम स्टडी करते हैं इसमें हम जो फैक्टर्स हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते जो कॉज कर रहे हैं मोशन में काइनेमैटिक्स के अंदर। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इन अकाउंट ऑफ फैक्टर विच कॉजेज मोशन। हियर टाइम फैक्टर्स प्लेज एसेंशियल रोल, और हाँ, टाइम फैक्टर यहाँ पे एसेंशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें है विदाउट टेकिंग इन अकाउंट ऑफ फैक्टर विच कॉजेज मोशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है काइनेमैटिक्स के अंदर। अब उसके बाद आता है डायनेमिक्स। It is the branch of mechanics which deals with study of motion of object with considering the factors which causes motion. In this, time factors also plays very important role. ठीक है, तो जो है जो आपकी जो मोशन हो रही है उसमें जो फैक्टर्स हैं जो उसको मोशन कर रहे हैं उसको हम वो करते हैं, कंसीडर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डायनेमिक्स की डेफिनेशन। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है और कैसे रेस्ट और मोशन आपस में एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब इसके अंदर हम देखते हैं रेस्ट क्या होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मान लो टेबल पे पड़ी हुई है, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही टाइम के साथ और क्या बोलते हैं सराउंडिंग के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होएगी। ठीक है, और अब इसकी डेफिनेशन सुन लो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। एग्जाम्पल है जैसे किताब पड़ी है टेबल पे, मोटरसाइकिल अपने स्टैंड पे खड़ी है, इसी तरह से बहुत सारे। ठीक है,
अब मोशन की बात कर लेते हैं। मोशन होती, जब भी मोशन की बात आएगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, ठीक है। जैसे कि एक आदमी सड़क पे चल रहा है, मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, तो क्या बोलते हैं, एक तो टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है और सराउंडिंग भी चेंज हो रही है, मतलब सराउंडिंग के साथ जो भी आपका वो रिलेशन वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। जैसे एग्जांपल हो गया मैन वॉकिंग ऑन रोड, मोटरसाइकिल रनिंग ऑन रोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या ये रेस्ट और मोशन एक दूसरे को रिलेटिव होते, क्या ये होते हैं रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से? बिल्कुल होते हैं। ये एकदम बहुत सिंपल एग्जांपल से हम बात करते हैं। देखो, अगर आपको एक चीज़ कोई मोशन में दिख रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगली पार्टी को भी मोशन में ही दिखे, ठीक है। कैसे, मैं वो समझाता हूँ। मान लो दो मोटरसाइकिलें चल रही हैं, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं। जब जो एक मोटरसाइकिल है, ए मोटरसाइकिल है, वो दूसरी बी मोटरसाइकिल को देखेगा तो जब स्पीड सेम है तो उसको वो रेस्ट पे दिखेगी, ठीक है। और मान लो आप खड़े हैं ब्रिज के कहीं पे खड़े हैं वहीं पे, और आपको वो दोनों मोटरसाइकिलें दिख रही हैं, ठीक है, तो वो आपको मोशन में दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेस्ट एंड मोशन है आर बोथ रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। ये बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अगर ये समझ आ जाएगा तो आधे ये रेस्ट मोशन के न्यूमेरिकल्स तो आप ऐसे सिंपली निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी की, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। रेक्टिलिनियर मोशन इज ए मोशन इन विच पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन, ठीक। इसमें जो हमारा मोशन होता है वो हम जो उसका मतलब कंसिडर करते हैं पॉइंट मास बॉडी के लिए ही करते हैं इसको हम कंसिडर, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की, ठीक है। इट इज़ ए मोशन इन विच ए बॉडी विच इज़ नॉट ए पॉइंट मास बॉडी इज moving such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight lines and shift equal distance in equal interval of time. इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉडी स्लिपिंग अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इट हैज़ ए ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और जो हमारा रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो इट कैन बी यूनिफॉर्म एंड इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशंस। ये ज़्यादा कुछ नहीं, इसको बस लर्न ही करना होता है इसके अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको समझेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, ओके। तो उसके बाद हम करेंगे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, और फिर हम करेंगे ऑसिलेटरी मोशन, और उसके बाद करेंगे वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज ए मोशन इन विच पार्टिकुलर पॉइंट मास बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब हम उसके बाद करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इज ए मोशन इन विच ए बॉडी which is not a point mass body is moving in such a way that all its particles move simultaneously along concentric circle whose center lies on the line called axis of rotation। जैसे धरती अपनी एक्सिस पे रोटेशन काटती है, ये उसका एक एग्जांपल हो गया। और सर्कुलर मोशन का जैसे सूरज के उसके आसपास चक्कर काटती है वो एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। रोटेशनल मोशन अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है और सर्कुलर मोशन जैसे सूरज के चक्कर काटती है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज ए मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन रिपीटेडली इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये तो हो गया जैसे पेंडुलम चलता है तो वो एक ऑसिलेशन होती है, ठीक है, वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। अब वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं। अगर उसी ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड हम बहुत कम कर दें और मोशन हो रहा है उस बॉडी में, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो वो से हम वाइब्रेशन बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशन होगी, इफ़ एन ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल देन द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन,
ठीक है, तो ये तो हमने ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम उस पर चलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होती क्या है। जो मैंने पीछे इतना बोला ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है, ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है, वो होता क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का वो करता है, ट्रैवल करता है, तो एज़ कम्पेयर टू उसका अपना जो साइज़ है, तो हम जो उस ऑब्जेक्ट है, जो उसका साइज़ है, उसको हम नेग्लेक्ट करके बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, उसको हम बोल सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे धरती है वो सूरज के चक्कर काटती है, तो धरती का जो डाया है, ठीक है, और जो उसका वो जो चक्कर काटती है, ठीक है, उसका डिस्टेंस बहुत फ़र्क होता है। मतलब कि जो चक्कर काट रही है वो बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू अर्थ के डाया का। तो जो हम क्या बोल सकते हैं, जो वो अर्थ है उसको हम पॉइंट मास बोल सकते हैं इस केस के अंदर। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। और अगर कोई और एग्जांपल है तो ऐसा ले सकते हैं, आप एक कार चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है, तो हम उस कार को पॉइंट मास वो बोल सकते हैं कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो उसका साइज़ है वो डिस्टेंस के साइज से बहुत कम है। अब उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर thus an object can be considered as a point object if during motion in a given time it covers a distance much greater than its own size। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बोली है। मैं आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं फिर से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, थैंक यू।